हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन तथा इसके यौगिक चैप्टर नंबर 4 आपके साइंस के एनसीईआरटी विज्ञान के एनसीईआरटी पब्लिकेशन के द्वारा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बातचीत के। फिलहाल मैं थोड़ा अपना इंट्रो देता हूँ। मैं अविनाश आनंद, बच्चे मुझे प्यार से एवन सर बुलाते हैं। ठीक है, आइए आज का एक नया टॉपिक मैं आप लोग को एक एज ए डेमो क्लास दे रहा हूँ। आप लोग बताइएगा इसको। ठीक है, चैप्टर का नाम है कार्बन तथा इसके यौगिक। ऐसा है, आप लोग पिछले क्लास मतलब 9th क्लास में आप लोग परमाणु और उसकी संरचना वाले चैप्टर पढ़ के आओगे। ठीक है, मैं थोड़ा बेसिक सीख के समझाने का क्लियर करता हूँ कि हमें इस चैप्टर में कैसे चलना है। ठीक है, किस प्रकार से हमें इस चैप्टर को आगे बढ़ाना है। एट फर्स्ट हम लोग जानेंगे कार्बन क्या होता है, उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन के बारे में जानेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में मुख्यतः है तो बहुत सारे एलिमेंट्स, पर मुख्यतः हमें दो तत्वों के बारे में जानना है और उसके यौगिक के बारे में जानना है। ठीक है, पहला कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन। हमें अधिकांशतः जो यौगिक मिलेंगे ये कार्बन और हाइड्रोजन के ही मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कार्बन एक तत्व है। इसके कुछ गुणधर्म जान लेते हैं कि सर ये क्या है, इसकी एटॉमिक नंबर कितनी है, मतलब परमाणु संख्या कितना है, इसका भार कितना है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन तथा कितने न्यूट्रॉन है। ठीक है, इस तरह से बेसिक चीजें जो हमने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ रखा है उसके बारे में हम लोग थोड़ा पहले जानते हैं। ठीक है, कार्बन सर ये एक तत्व है। सर कार्बन एक तत्व है, इसका एक परमाणु लिए और हमने यहाँ पे चेक किया कि सर इसमें होता क्या क्या है। ठीक है, और किसी भी परमाणु में तीन चीजें होती है। थोड़ा मैं पीछे का बताते जा रहा हूं आपको कि किसी भी परमाणु में तीन चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सर परमाणु के बारे में बताया किसने? सर सबसे पहले डाल्टन साहब ने बताया था हमें। सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, सर इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश, प्रोटॉन पे धनावेश और न्यूट्रॉन पे सर जीरो आवेश होता है। सर इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश, प्रोटॉन पे धनावेश और न्यूट्रॉन पे जीरो आवेश होता है। ठीक है, तो सर जब परमाणु में तीन चीजें होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो कार्बन का भी अगर परमाणु लिया जाए तो उसमें भी तीन चीजें होगी। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। तो बात वही आके अटकती है सर कि ये होते कितने हैं। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि कार्बन में क्या क्या होती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सर ये प्लस और माइनस का साइन आवेश दिखाता है। प्लस अथवा माइनस का साइन ये आवेश दिखाता है, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से या घटने से होता है। सर अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, बढ़ रहा है, तो वहां ऋण आवेश होगा। और इलेक्ट्रॉन अगर दे कोई रहा है, लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ह्रास हो रहा है, तो वहां धन आवेश होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। सर कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन भी 6, प्रोटॉन भी 6 और न्यूट्रॉन भी 6। पर हमें ये भी याद रखना है कि कार्बन के समस्थानिक भी होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन 7 हो जाते हैं। मतलब सर एटॉमिक नंबर कितना हो गया? परमाणु संख्या की बात करें, परमाणु संख्या की बात करें तो हो गया 6। ठीक है सर, सर इसका परमाणु द्रव्यमान की बात करें, ये भी हो गया 12। सर 12 कैसे? सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर। सर
परमाणु संख्या क्या होता है सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। धीरे धीरे हम लोग क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं सर। नेक्स्ट हम आते हैं सर हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, और उससे पहले एक और चीजें हम कार्बन के बारे में हमको पता होनी चाहिए, इसकी संयोजकता कितनी है सर। संयोजकता हम लोग कैसे निकालते हैं, हमको पता होनी चाहिए कि उसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है सर। कार्बन परमाणु को अगर बारे में देखा जाए, उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और कक्षाएं जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है, ठीक है। उनकी कक्षाएं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो सर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। क्योंकि सर कार्बन जो है एक उदासीन परमाणु हमने लिया है, तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब सर प्रोटॉन कितने हैं 6 और इलेक्ट्रॉन भी 6, तो मतलब पहला कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है मैक्सिमम सर। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए एक फॉर्मूला आता है, उसको हम लोग बोलते हैं 2n²। किसी भी कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, उसको बोलते हैं 2n²। सर किस चीज के लिए है, किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है सर। इस तरह से हम देखेंगे सर किसी भी कोष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है 2n², जहां n क्या है, कोष या कक्षा की संख्या। सर n बराबर अगर 1 लिया जाए, मतलब पहला कक्षा का अगर बात करें सर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2n² करोगे, n का बराबर 2n², n की जगह पे हमने 1 रखना है, तो सर ये आएगा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। सर n बराबर 2 लोगे तो मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 8। सर n बराबर 3 लोगे तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं सर 80। तो सर कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा सर, मैक्सिमम 2 ही तो आ सकते हैं सर। 6 इलेक्ट्रॉन है, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो बाकी बाहर के लिए हमें बच गए 4 इलेक्ट्रॉन, जो हम डाल सकते हैं, क्योंकि बाहर दूसरी कक्षा में हम मैक्सिमम 8 तक डाल सकते हैं, पर हमारे पास 4 है, ठीक है, ऑलरेडी हम लोग डाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो सर एक संयोजकता वाली कुछ बात होती है, हम लोग आगे के पेज में समझते हैं कि सर ये संयोजकता क्या होती है। एक नया टर्म आता है संयोजकता, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सर संयोजकता होती क्या है। सर कोई भी एटम, कोई भी परमाणु से कितना बंध बनाएगा, किसी परमाणु द्वारा बनाए गए बंधों की संख्या को हम लोग उनकी संयोजकता से बता सकते हैं। सर मतलब कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, कितना बंध बना सकता है सर, कार्बन तो 4 बंध बनाता है। और सर संयोजकता क्या होता है कि सर कितना बॉन्ड बनाएगा, कितना बंध बनाएगा, यही क्या होता है उनकी संयोजकता है, ठीक है। धीरे धीरे हम बात एकदम परमाणु के उदाहरण सहित हम लोग देखेंगे, तो ज्यादा चीजें और भी क्लियर होने लगेगी, ठीक है। फिलहाल हम लोग क्या बात करेंगे, संयोजकता सर उदाहरण से हम समझते हैं, डेफिनेशन तो हम बाद में भी कर लेंगे, ठीक है। और हम लोग ज्यादा डेफिनेशन तो करेंगे क्योंकि हमारा बोर्ड है, डेफिनेशन तो हमें करना ही है, क्लियर। हम लोग एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं कार्बन का, ठीक है। और कोई भी परमाणु कितना बॉन्ड बनाएगा या कितना बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये किस पे डिपेंड करता है, उनकी संयोजकता, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, उसकी संयोजकता कितनी हो गई 2। सर हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, तो उसकी संयोजकता 1 हो गई। इसी प्रकार हर तत्व, हर परमाणु अपना जो बॉन्ड बनाता है, अपना जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, या फिर आयंस के रूप में हो सकता है। क्या होता है शेयरिंग, क्या होता है आयंस, मतलब क्या आयन होता है और क्या साझा होता है, इसकी बात भी हम धीरे धीरे कर रहे हैं। तो बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते हैं। सर कार्बन है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है,
6 इलेक्ट्रॉन है। सर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सर कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो सर 6 है ना, 2 4 इस तरह से होते हैं। और एक ऑक्टेट रूल अस्टेट नियम करके आया था, उन्होंने बताया था कि सर किसी भी परमाणु के अगर अंतिम कक्षा में 8 या 2 या 8 या 8 या 2 जो बोलो, अगर उतने इलेक्ट्रॉन हो तो वो तत्व जो है ना अस्थायित्व में रहता है। मतलब सर हर तत्व यही चाहेगा, हर परमाणु यही चाहेगा कि हमारे अंतिम कक्षा में, हमारे अंतिम सेल में, हमारे अंतिम ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो। मतलब सर यहाँ पे इसके अंतिम कक्ष में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। ये तो दो चीज कर सकता है, चाहे तो ये चारों को बाहर कर दे और चाहे तो 4 और ले ले। सर आयनिक बॉन्ड का निर्माण कब होता है, आयनिक बंध कब बनता है? जब आयंस बनेंगे। और आयंस कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन के चाहे लेंगे चाहे देंगे। सर कार्बन क्या करता है? आयनिक बॉन्ड बनाता है या सहसंयोजी बॉन्ड बनाता है? ठीक है, तो कार्बन जो है वो सहसंयोजी बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्यों? सर आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, आयनिक बंध बनाने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन चाहे तो देना पड़ेगा चाहे तो लेना पड़ेगा। सर 4 इलेक्ट्रॉन देने में जो सर इलेक्ट्रॉन निकालेगा, जो भी इलेक्ट्रॉन इसका निकालेगा, उसे एनर्जी की, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। सर 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन निकालने तक तो ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी की, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, सर 4 इलेक्ट्रॉन ले भी तो सकता है। बात ये भी होती है कि 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो सर पिछले ही पेज में मैंने बता रखा है कि सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में होता है। हाँ, कार्बन या किसी भी परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये प्रोटॉन जो प्लस चार्ज है, पॉजिटिव आयन है, धनावेश है, ये ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाते हैं, ये आकर्षण के कारण जुड़े हुए होते हैं। तो सर प्रोटॉन है यहाँ पे 6, इलेक्ट्रॉन है 6, मतलब आयन का बैलेंसिंग क्या है? बराबर, एकदम ठीक ठाक, बढ़िया है। पर जैसे ही इसमें और भी इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए, मतलब इसको ऋणावेश किया जाए, जैसे इसमें और इलेक्ट्रॉन हम देंगे तो प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी कम, धनावेश की संख्या कम और ऋणावेश की संख्या ज्यादा। सर 1 2 तो चलता, पर यहाँ तो 4 की आवश्यकता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन देंगे तभी तो इसका 8 होगा, पर यहाँ तो ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? सर इसको 4, प्रोटॉन है 6, 4 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10, जिसके कारण इसकी जो अंतराण्विक आकर्षण होगा, इसका अंतराण्विक आकर्षण होगा किसके बीच? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो आकर्षण बल होगा वो काफी कमजोर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर? प्रोटॉन की संख्या कम, इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे की ओर देखते हैं। सर एक और हाइड्रोजन है, उसके बारे में देखते हैं, फिर इसके कुछ कंपाउंड्स देखते हैं। क्लास को करते हैं वहां पे खत्म। ओके सर, कार्बन है, परमाणु है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4। सर पहला सेल जो है, पहला जो ऑर्बिट है, उसका पहला जो कक्षा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाली कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है सर, एक हाइड्रोजन आता है सर, परमाणु संख्या 1, मतलब इसमें एक क्या है? प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है सर, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बस 1, एक ही इलेक्ट्रॉन है, पहला कक्षा में रहेगा। ठीक है, पहला कक्षा में या पहला सेल बोल दो, पहला सेल में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते। मतलब सर ये जो है ना, इसकी जो अगर संयोजकता की बात की जाए दोनों की, तो हाइड्रोजन को कितना? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसके पहला कक्षा में 2 हो जाएगा। और अष्टक नियम यही कहता है कि चाहे तो लास्ट वाली कक्षा, मतलब जो उसका लास्ट है, उसमें चाहे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, चाहे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो। सर यहाँ 1 है तो इसको 2 करने में ज्यादा आसानी होगी। सर यहाँ 4 है, इसको 8 करना है, कैसे करेगा ये देखते हैं आगे की पेज में। फिलहाल ये करना कैसे है ये देखिए। ठीक है सर, इसको कितना चाहिए? 1 चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। किसके लिए? ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल यही बोलता था, चाहे 2 चाहिए चाहे 8 चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसकी संयोजकता कितनी हो गई? वैलेंसी बोले तो 4, सर इसकी सर 1, वैलेंसी बोले तो 1, मतलब सर ये कितना बॉन्ड बनाएगा, कितना बंध बनाएगा? 4। और हाइड्रोजन कितना बनाएगा? 1 बंध बनाएगा।
ठीक है, यहीं पे कुछ देखते हैं आगे के। सर यहाँ वैलेंसी हमने पढ़ लिया, फिर थोड़ा सा पहले से जाते हैं कि सर हमने पढ़ा क्या क्या। सर आए चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन तथा इसके यौगिक। सर कार्बन के बारे में थोड़ी सी हमने जानकारी प्राप्त की, हालांकि ये चीजें पहले की क्लास की है और यहाँ पे बेसिक चीजें आनी बहुत ही जरूरी बात है। ठीक है सर, कार्बन के बारे में हम पढ़ रहे थे 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। ठीक है सर, प्रोटॉन 6 है मतलब परमाणु संख्या 6। सर 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन मतलब इसका मास जो बोले, वेट बोले या द्रव्यमान बोले, वो कितना हो गया सर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, टोटल 12 हो गया। सर इसकी भी यूनिट होती है म्यू, हम लोग बोला करते हैं। क्लियर है? ठीक है, और सर इसको म्यू को AMU एटॉमिक मास यूनिट भी कहा जाता है। सर किसी भी कोर्स में, किसी भी कक्षा में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला है 2n²। मतलब n क्या है? n क्या है? कक्षा की संख्या। सर अगर पहली कक्षा की बात करें तो 2n² पे लगाएंगे n का स्क्वायर 2, n का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 2, मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 8, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 18। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आगे अगला हमने क्या पढ़ा सर? संयोजकता नाम की कुछ चीजें पढ़ी। मतलब सर ने मैंने सिंपल भाषा में बताई कि संयोजकता क्या है, कोई भी परमाणु कितना बंध बनाएगा, कोई भी परमाणु कितना बंध बनाएगा, यही क्या है उनकी संयोजकता है। सर अब बंध दो प्रकार के हम लोग अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं, होते मेनली अगर पढ़ोगे थोड़ा आगे जाओगे तो 3 प्रकार के बंध ही पढ़ने हैं आप लोग को फिलहाल। उसमें से 2 प्रकार के बंध हम लोग पढ़ते हैं, भी थोड़ा सा इंट्रो करते हैं कि क्या है इसमें अंतर, इन दोनों प्रकार के बंधों में अंतर क्या है। ठीक है, पहला बंध है आयनिक बंध, दूसरा है सहसंयोजी बंध। सर आयनिक बंध क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन के लेने और देने से आयनिक बंध जो होगा वो आयंस के बीच में होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आयनिक बंध और सहसंयोजी बंध। ठीक है, क्या है आयनिक बंध, क्या है सहसंयोजी बंध, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी हम लोग इस तरह से पढ़ रहे हैं, इसमें थोड़ा डिफरेंस हमको अंतर पता कर सके सर इसमें क्या अंतर है। तो सबसे पहला आयनिक बंध जो है ये आयनों के बीच बनता है। आयनों के बीच बनता है। ठीक है, दूसरी बात सर कैसा है? सर एक धनावेश होना चाहिए और एक ऋणावेश होना चाहिए। ठीक है, तो एक कैसा होगा? धनावेश, दूसरा ऋणावेश। थोड़ी सी बात इसमें हम और कर लेते हैं। सर धनावेश कैसे बनेगा, ऋणावेश कैसे बनेगा? सर एक एटम है, क्या है? एटम है, अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सर ये माइनस आवेश माइनस चार्ज बढ़ रहा है, ऋण चार्ज माइनस चार्ज बढ़ रहा है, मतलब सर इलेक्ट्रॉन जब लेगा ये क्या बनेगा? ऋण आवेश बनेगा। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट हम लोग जब धनावेश की बात करते हैं तो कोई एटम, कोई भी एटम मतलब परमाणु, एटम मतलब परमाणु, कोई भी परमाणु जब क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकालेगा, उत्सर्जन करेगा या इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, तो ये क्या होगा? माइनस चार्ज घट रहा है, माइनस आवेश ऋण आवेश घट रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? धनावेश। सर यहाँ माइनस चार्ज ऋण आवेश बढ़ रहा है, इसमें आ रहा है, प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, यहाँ सर निकल रहा है तो माइनस हो रहा है। सर यहाँ प्लस हो रहा है मतलब ऋण आवेश प्लस हो रहा है, माइनस का चार्ज में प्लस हो रहा है, मतलब ये ऑल ओवर घटेगा और ऋण आवेश बनाएगा। ठीक है, और जहां धनावेश की बात है सर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, मतलब
माइनस चार्ज और प्लस चार्ज जो बैलेंस था एकदम पूरा फिक्स था कि इतना माइनस इतना प्लस, जितना माइनस उतना प्लस था, मतलब ये उदासीन था, इसमें से माइनस निकल गया, बच गया क्या, प्लस ज्यादा हो गया। हम हालांकि इसके उदाहरण भी देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यहां ये बनाएगा धनावेश। तो इस तरह से सर ये जो ऋणावेश और धनावेश है इसके अंदर क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, और ये जो बंध होता है ये एक आकर्षण बंध है। सर ये कुछ ऐसे डायरेक्टली जुड़ा नहीं होता है, ऋणावेश और धनावेश के बीच का एक आकर्षण वाला बंध है जो एक आकर्षित करके रखती है। ये दोनों ही चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करके रखती है। जिस तरह से सर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में आकर्षण होता है, सर इसका चार्ज क्या होता है, अपोजिट होता है। सेम उसी टाइप से उसी तरह से यहाँ भी आकर्षण होता है और इस तरह से एक यौगिक का निर्माण होता है। जस्ट इसका यहीं पे एक उदाहरण हम लोग देख लें, कैसे बनता है आवेश और कैसे बनता है इनके यौगिक। ठीक है सर, सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग ले, सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग ले। सर हमने नमक खाया है, नमक हम लोग यूज करते हैं सर Na और Cl। सर Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। सर कैसे होता है वो तो थोड़ा बता दो। सर Na प्लस कैसे और Cl माइनस कैसे होता है वो तो थोड़ा बता दो। सर Na, ठीक है, इसके एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 11। सर Cl इसके एटॉमिक नंबर सर 70। बढ़िया, यहां तक की बात है। हालांकि आप लोग ने 9th क्लास में पढ़ के आया होगा और आप लोग को मिनिमम 20 तत्व याद होंगे। सर हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक की बातें आपको आती ही होगी। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। और यहाँ पे देखिए सर NaCl यानी कि नमक। सर Na परमाणु संख्या 11, Cl परमाणु संख्या 17। सर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें क्या होगा सर, 2, 8 और 1, 2, 8, 1। सर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे तो सर 2, 8 और 7। आपको थोड़ा गौर करें दोनों परमाणुओं पे तो आप लोग कुछ अगर गौर करें तो कुछ पाइएगा। सर इसके लास्ट में 1 है, अगर ये हट गया ना तो इसके 2, 8 मतलब लास्ट वाले कोर्स में इसका 8 इलेक्ट्रॉन पड़ेगा, जो कि यही तो हर तत्व चाहता है कि हमारे बाह्यतम कक्ष में लास्ट वाले कक्ष में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन हो तो हम क्या हो, अस्थायित्व को प्राप्त कर ले। और सेम इसी टाइप से देखो इसका लास्ट वाले में 7 है, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन इनको मिल जाए तो ये 7 से मिलके 8 हो जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाए तो ये भी 8 हो जाएगा लास्ट वाले में, और इसके भी अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मतलब दोनों के अस्थायित्व को बढ़ जाएगा, अस्थायित्व इन लोगों का बढ़ जाएगा। तो ये अपना एक लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज देता है। तो Na से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, Na से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और जहां इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां क्या होता है, धनावेश। जहां इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां क्या होता है, धनावेश। जी हाँ, सेम ऊपर देखिए, जस्ट जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया वहां क्या हुआ, धनावेश। मतलब सर Na क्या हुआ, प्लस। सर कितना प्लस कितना माइनस वो तो बताओ। सर जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना प्लस, जितना इलेक्ट्रॉन उसमें आएगा उतना माइनस। सर एक ही इलेक्ट्रॉन निकला तो 1 प्लस। ठीक है, Cl ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लिया है, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन से उन्होंने 8 किया है। सर इसका एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या बच गया, 2 और 8। सर एक इलेक्ट्रॉन निकलने के आने के बाद इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 पहले से था और साथ में एक और जोड़ दो जो उन्होंने इधर से पाया है। ठीक है, सर Na प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया, Na प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया, तो Na प्लस एक आयन हो गया, Cl माइनस एक आयन होगा। सर जो निकाल रहा है Na निकाल रहा था, Na निकालेगा जो धनावेश होगा, जो लेगा इलेक्ट्रॉन को वो ऋणावेश होगा। इस तरह एक धनावेश एक ऋणावेश का निर्माण होता है।
और इन दोनों के बीच क्या होता है, एक आकर्षण बंध। सर हमने पढ़ा है कि धनावेश धनावेश के बीच में प्रतिकर्षण होगा, ऋणावेश ऋणावेश के बीच में प्रतिकर्षण होगा। और जैसे ही असमान चार्ज असमान आवेश आएगा, मतलब असमान का मतलब बोले तो अपोजिट उल्टा आवेश आएगा, सर धनावेश एक तरफ ऋणावेश, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक आकर्षण बंध का निर्माण होगा। और इस तरह से हमें क्या प्राप्त होगा, Na और Cl। ठीक है, आगे देखते हैं सर सहसंयोजी बंध क्या होता है। हालांकि हम जब कोर्स में डिटेल करेंगे तो इनको काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो उनकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है सर, सहसंयोजी बंध में क्या होता है, जैसे कि हम कार्बन का लें तो वो ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। क्यों नहीं कर सकता, तो पिछली ही स्लाइड में बात कर चुके हैं कि सर 4 इलेक्ट्रॉन अगर वो लेगा तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और उनमें प्रोटॉन की संख्या तो 6 ही रहेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटॉन को आसानी से निकाला या दिया नहीं जा सकता। क्लियर, तो 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन में पहले से है। ठीक है, हम बात करते हैं कि कार्बन ऐसा क्यों नहीं करता है। तो कार्बन में क्या है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 6 पहले से है, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और प्रोटॉन कितने, 6, तो उसके बीच में जो ये आकर्षण है वो क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा और फिर से इलेक्ट्रॉन बाहर जाने लगेंगे। इस तरह का, तो ये जो हमारी मेहनत होगी वहां पे व्यर्थ हो सकती है और ये एक बंध का निर्माण भी नहीं बना पाएगी। सर 4 इलेक्ट्रॉन निकाल भी तो सकते हैं, सर इलेक्ट्रॉन इसके पास में है, आकर्षण काफी ज्यादा है, निकालना काफी मुश्किल है। उसमें भी जब 1-2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो तीसरे चौथे में तो और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ती जाएगी। इसीलिए ये एक अलग प्रकार का बंध का निर्माण करती है, उस अलग प्रकार के हम लोग बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है, थोड़ी सी बात करते हैं हम लोग सहसंयोजी बंध के बारे में। इस सर कैसे होता है, जैसे कि कार्बन है, इसमें 2 4 इस तरह से इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है सर, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, कार्बन के बारे में अगर कुछ और ज्यादा पढ़ोगे थोड़ी अगले पेज में, हम लोग अगला स्लाइड में हम लोग बात करते हैं। फिलहाल सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 और 4। सर सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉन के साझा से। इस बंध का जो निर्माण होता है इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से। सर सिंपल हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सर हाइड्रोजन लो। सर H2 क्या होता है, एक गैस है, H2 गैस। सर ये अणु है, H2 एक अणु है। सर इसमें H मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु है, वो क्या है, सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हुए, मतलब साझेदारी से जुड़े हुए। ठीक है सर, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, सर एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी। सर ये भी बोलो साझेदारी कर लो, ये भी बोलो साझेदारी कर लो। सर ये होता क्यों है, मान लो ये भात लाया, ये दाल लाया, दोनों मिलके क्या किया, थोड़ा सा भात तुम दे दो, मैं थोड़ा सा दाल देता हूँ, दोनों मिल बांट के खा लेंगे, इसका भी बल्ले बल्ले, इसका भी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले को थोड़ा साइड रखते हैं, तो समझते हैं सर ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, हुआ इसलिए क्योंकि सर इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और अष्टक नियम हमारा क्या कहता है कि बाह्यतम कक्ष में हमेशा क्या हो, चाहे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो चाहे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो। सर यहाँ 8 तो होगा नहीं, 2 होगा। ठीक है सर, इसी तरह और भी हम लोग देख सकते हैं, इसी तरह हम लोग और भी देख सकते हैं सर। O2 मतलब ऑक्सीजन के परमाणु में अगर देखो, ऑक्सीजन में सर कितने बाह्यतम कक्ष में उसका कितना इलेक्ट्रॉन होता है, सर 6 होता है। ठीक है, इसी तरह एक और भी परमाणु लिया जाए, उसमें भी इसी तरह 6 होगी, और ये इस प्रकार से क्या करेंगे, साझा करेंगे। इनकी साझेदारी 2-2 की होगी, 2-2 इलेक्ट्रॉन की होगी। ठीक इसी प्रकार हम लोग N2 में बात करेंगे, नाइट्रोजन में बात करेंगे। सर इसमें किस तरह की साझेदारी होनी है, सर इसमें 3-3 की होगी। कैसे होगी देख लिया जाए। ठीक है सर, इसके बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 1 2 3 4 5। सर इसमें भी ठीक इसी प्रकार 1 2 3 4 5। सर ये इस तरह से बंध बनाएगा और ये इस तरह से। सर इसमें भी 3 3 6 2 8। सर इस वाले में 3 3 6 2 8। सर यहाँ पे देखो 1 1 2 और इसमें भी 1 1 2। सर यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस ऑक्सीजन का पूरा गया। सर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस वाले ऑक्सीजन का भी अष्टक नियम को क्या होता है, पूरा होता है। सर जब
साझेदारी एक इलेक्ट्रॉन की हो, मतलब सर इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन, इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ एक बंध का निर्माण होता है और इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, हिंदी में बोले तो एकल बंध। ठीक है सर, दो दो इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, यहाँ तो दो दो इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है, तो मतलब यहाँ क्या हो गया, द्विबंध हो गया। हिंदी में द्विबंध बोलते हैं, इंग्लिश में डबल बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो निर्माण होता है वहां पे द्विबंध का होता है। सर यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन इस वाले नाइट्रोजन ने दिया, 3 इलेक्ट्रॉन इस वाले नाइट्रोजन ने दिया, मतलब यहाँ 3 पेयर हो गया ना, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध का निर्माण हो गया, यहाँ पे त्रिबंध का निर्माण हो गया। ठीक है, मतलब सहसंयोजी में कितने प्रकार के बंध बन सकते हैं? ठीक है, इसमें बंध कितने प्रकार के बन सकते हैं? सर 3 प्रकार के हो सकते हैं, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। ठीक, यहां तक की बात है। ठीक है, और सर कार्बन का तो बता ही नहीं रहे हो, तो सर कार्बन के बारे में हम आगे आते हैं, अगले पेज पे देखते हैं सर कार्बन के बारे में कुछ और चीजें, इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज भी है, कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज भी है, उसके बारे में बात करते हैं। सर कार्बन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 4 बंध बनाएगा, उनके पास 4 ऐसे हाथ होंगे जिससे किसी भी परमाणु से वो चिपक सकता है, पकड़ सकता है, तो 4 बंध बनाएगा। दूसरी बात सर इसकी संयोजकता की बात करें, सर जितने बंध बनाएगा वही तो है इनकी संयोजकता। सर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें सर 2 और 4। ठीक है, तो सर कार्बन कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? ज्यादातर सर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कितनी हो सकती है, साझेदारी कितनी हो सकती है? सर एक कार्बन है, 2 कार्बन है, सर ये एकल बंध भी बना सकता है, सर एक कार्बन 2 कार्बन, सर डबल भी बॉन्ड बना सकता है, सर एक कार्बन 2 कार्बन मिलके ट्रिपल बॉन्ड की भी शेयरिंग कर सकता है। ठीक है, आगे हम आने वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे कैसे होता है, नहीं होता है। फिलहाल आप लोग को इतना ही रहने देते हैं सर, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग कर लीजिएगा, आगे हम लोग बात करेंगे क्या होता है मीथेन, क्या होता है एथेन, कैसे बनता है, क्या क्या फॉर्मूला कैसे कैसे डेवलप होता है, हर एक बात। क्या सर चेन रूल, क्या चेन रूल होता है, क्या साइक्लिक कंपाउंड होता है, क्या श्रृंखला कंपाउंड होता है, मतलब श्रृंखल यौगिक मतलब और वलय यौगिक, इन सब के बारे में कैसे निर्माण होता है और किस तरह से हमें उसको पढ़ना है बेहतरीन ढंग से, उनकी बात करते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक क्लास आप लोग को समझ में आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।